मेरा यह स्वभाव रहा है, अपना व्यक्तिगत मेरा ये अपना स्वभाव रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पिछली बातों पर विश्वास नहीं करता। ग्रास रूट लेवल पर उस संगठन का कुछ फायदा पहुंच रहा है या इस तरह की चर्चा है? पहले वाले मेयर क्या वो भागदौड़ से पीछे? आपकी भाषा काफी प्रोफेसर टाइप लगती है। क्या आपकी पढ़ाई शिक्षा क्या है? मैं लॉ से मास्टर डिग्री किया हूँ, मैं LLB किया हूँ, मैं एडवोकेट भी। नमस्कार, मैं हूँ आसिफ मुस्तफा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। इस वक्त पूर्णिया शहर में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है नगर निगम का चुनाव। अब इस संग्राम में धीरे धीरे सभी लोग सामने आ रहे हैं और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में एक से एक हैवी वेट लोग उतरेंगे और आपके साथ आपके सामने आएंगे आपकी वोट के लिए। अब तक का जो इतिहास रहा है नगर निगम का वो आप सभी लोगों से छुपा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से नगर निगम की पिछले 15-20 सालों से किस तरह से शहर धीरे धीरे अपने रफ्तार से आगे बढ़ा है। एक कैंडिडेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अनंत भारती जी। उनसे हम आज रूबरू होंगे। पहली मुलाकात है ये हमारी उनसे, और साथ ही साथ आप से 24 लाइव पर जो इंटरव्यू का सिलसिला देखेंगे ये पहला इंटरव्यू है। इनसे ही हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम का और इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और अब तक नगर निगम के हुए कामों से कितना संतुष्ट हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जो ऐसी समस्याएं जो लगातार परसिस्टेंटली बनी हुई है, हर कोशिश के बावजूद उन दिक्कतों से पार पाना ना तो नगर निगम के अफसरों के लिए अभी तक कामयाब हो पाया है और ना ही जनप्रतिनिधियों के लिए हो पाया है। तो इन सब चीजों के मुद्दे पर, इन मसलों पर हम बात करेंगे। अनंत भारती जी, नमस्कार। आपको नमस्ते, सबसे पहले स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे आखिर क्या सोच के आपको क्यों लगा कि आपकी जरूरत थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी आज जो हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, लगभग 25-26 वर्षों का हम सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें हम लोगों ने कई चुनाव को देखा है, कई चीजों को देखा है, लेकिन पहली बार आज यह फैसला हुआ जब कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने महापौर को चुनेगी, अपने उप महापौर को चुनेगी, निगम पार्षद को तो चुनती रही। तो पहले जो व्यवस्था थी कि निगम पार्षद मिलकर चुनते थे महापौर और उप महापौर को, उसको बदला गया और अब जनता के हाथ में सीधा फैसला होगा और जनता अपने हिसाब से इसका चयन करेगी। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, इससे क्या होगा कि बड़ी फायदा ये है कि आप पिछले नगर निगम का जो आप देखे होंगे इतिहास, विश्वास और अविश्वास, खरीद फरोख्त, हाँ, विश्वास और अविश्वास लगाकर जिस प्रकार से, देखिए, स्थायित्व तो किसी भी चीज के लिए जरूरी है, किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए स्टेबिलिटी जरूरी है। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हो और पता चला कि अगले दिन आप नहीं हो, तो फिर आपका जो एजेंडा और मैनिफेस्टो है फिर वो दूसरा हो जाएगा। तो ये जो इनस्टेबिलिटी और स्थायित्व है ना, इसके कारण विकास प्रभावित होता है सीधा तौर पे। तो पहले क्या होता था कि 2 वर्ष के बाद इसका एक और पहलू है, अगर मान लीजिए आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी से एक खतरा और आता है कि जब कोई व्यक्ति को सुनिश्चित हो जाता है कि 5 साल मुझे इस कुर्सी से कोई हिला नहीं रहा है, तब फिर वहां पर निरंकुश होकर भी वो अपने मन के हिसाब से भी काम करने लगता है। तो वो भी डर एक जनता, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पहला मामला होगा बिहार का। जहाँ तक सवाल है तो बिहार में ये पहला मामला होगा जब जनता अपने प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग करके अपने महापौर को चुनेगी। इस बार हो रहा है ये, तो इससे एक स्थायित्व होगा कि 5 वर्ष तक जो है उसका रहेगा। उसके बाद नगर निगम जो है ना, एक आप स्वायत्त शासित के रूप में आप समझिए इसको, ऑटोनॉमी बॉडी इस रूप में है, ऑटोनॉमी इस रूप में है कि इसका अपना बजट होता है, ठीक है। जो देखिए, संविधान निर्माताओं की जो परिकल्पना थी, जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता में जन भागीदारी जो होनी चाहिए, इसी के लिए यह संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ये आपको पता है, 93 के संशोधन के बाद से ये चीजें शुरू हुई। चलिए, वो सारी चीजें हैं, किताबी बातें हैं। जन भागीदारी, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा विषय रहेगा कि जन भागीदारी होनी चाहिए। आखिर 46 वार्ड हैं, अगर यहाँ 2 लाख से अधिक मतदाता है यहाँ पर, तो उनके मन में क्या है, वो किस तरह का पूर्णिया चाहते हैं। और सबसे, हाँ, ये तो क्लियर हो गया आपका, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किस विजन के साथ आप उतरे हैं, क्या आपके मुद्दे होंगे। एक तो सभी कैंडिडेट इस समय में और लोग भी एक ही बात को, और खासकर पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से बारिश हुई है, इंद्र भगवान की जिस तरह से सहायता कहिए या फिर परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से कहिए, कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर तरफ एक ही चर्चा है कि यहाँ पर जो जल निकासी की समस्या सबसे जटिल है और उसी को एक मुद्दा बनाया। आपका मुद्दा क्या है?
देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। 2005 में हमको याद है कि जब ड्रेनेज सिस्टम के लिए लेवल सर्वे हुआ था कलकत्ता से, और इसमें 3 तरह के ड्रेन बने थे, मेन ड्रेन, ट्रंक ड्रेन और ब्रांच ड्रेन का नक्शा बना था, उसका डीपीआर बना था, जो उस समय मैंने हमको लगता है कि बहुत कम उसका अमाउंट था, लेकिन आज वो कई सौ करोड़ का बन गया है। लेकिन अभी तक वो जो है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का समर्थन चाहिए, दोनों का जो है अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद दोनों का अंशदान चाहिए। ये बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए, कोई भी चीज जब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है तो फिर आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब कॉलोनियां या बस्तियां ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बनती है तो फिर उसके लिए ये सब दिक्कतें होती है। उसके लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत होती है, जो कि हाँ, जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से 2005 से हो रही है। जगह भी चिन्हित है, बिल्कुल, सब चीज चिन्हित है। अभी तक यहाँ से प्रपोजल और फंड का कुछ मामला फंसा पड़ा है। बिल्कुल। तो देखिए, काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके लिए भागना पड़ेगा, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उस इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा कि हमारा पूर्णिया कैसे हो। जैसे आज से पहले वाले मेयर क्या वो भागदौड़ से पीछे? देखिए, मेरा यह स्वभाव रहा है, अपना व्यक्तिगत मेरा ये अपना स्वभाव रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पिछली बातों पर विश्वास नहीं करता। टिप्पणी नहीं, मैं इसीलिए क्योंकि मैं उस समय था नहीं मौजूद, लेकिन जो स्थिति रहती, लेकिन राजनीति में तो बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति रहती है वो आप भली भांति परिचित है उससे, किनका गलती रहा, किस जगह उन्होंने वो चूक किए, ये सब चीजें सबको पता है, ये जनता जानती है। आज जनता के हाथ में यदि आया है ये चीज, तो जनता के मन में है, और जनता इस चीज को समझ रही है कि किस प्रकार से इसका विकास और कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए लोकतंत्र में जनता के चीजों पर भरोसा होना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं पर उतरना चाहिए, उसकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए, और जन भागीदारी। चलिए, समझ गए आपकी बात को। लंबे समय से आप एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है नगर निगम का, ये राजनीतिक दल से परे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संगठन है, जो कहा जाता है कि आपकी पार्टी का जो संगठन की मजबूती है वो बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए। तो क्या उस संगठन से भी कहीं किसी तरह के आपको, जो कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर उस संगठन का कुछ फायदा पहुंच रहा है, या इस तरह की चर्चाएं आपके संगठन के अंदर? जैसा आपने ही कहा कि यह दल आधारित चुनाव नहीं है, ये आपको पता है कि यह दल पे आधारित चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग लंबे समय से संगठन के लिए दल में काम करते रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो निश्चित रूप से जो संपर्क होता है, जो हमारे जो लोगों से बैठकें होती है, जो बातें होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें रहती ही हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो चीजें तो रहती ही है। लेकिन चूंकि दल आधारित ये चुनाव नहीं है, या कोई सिंबल पे चुनाव नहीं है, इसीलिए यह डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता जिसको चाहेगी उसको अपना मेयर चुनेगी, और शहर को किस तरह से विकसित करना हो, शहर को का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, ये सारी चीजें एजेंडा में है। क्योंकि अभी मैं आपको भावी प्रत्याशी के ही रूप में, अभी मैं कोई प्रत्याशी नहीं बना हूँ, हाँ, अभी मेरा नामांकन नहीं हुआ है, आप अभी आए हैं, आपने कहा बात करनी है, तो मैं बात कर रहा हूँ इस रूप में कि एक सुंदर शहर का जो सपना है, कि युवा पूर्णिया का जो सपना है, एक जन भागीदारी से युक्त पूर्णिया का जो सपना है, उसको पूरा करना आवश्यक है। राजनीति और सपने का एक हल्का खाका जनता के दिमाग में आप क्या तैयार करने वाले? क्या ऐसा क्या होगा आपके सपनों के पूर्णिया में, ऐसा क्या होगा जो अभी हो रहा है, जिसको आप खत्म करके एक नई तस्वीर जो पेश करना चाहते हैं, उस नई तस्वीर में ऐसी कौन सी चीजें होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा जनता को आप बताइए, ताकि वो आपको चुनने में हिचक ना करें। निश्चित रूप से जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम का, जो मैंने बताया, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कचरा प्रबंधन है, आप जानते हैं ये मेडिकल हब है ये पूरा क्षेत्र, तो मेडिकल से जो वेस्ट निकलते हैं उसका क्या रिसाइकिल हो सकता है, उसको कैसे हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्किंग की समस्या है, जो यातायात की समस्या है, उसको कैसे आप सीख सकते हैं। आप शहर के अंदर देखते हैं बाजारों में शौचालय नहीं है, ये जो छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी काम हो सकता है दूसरे रूपों में। आप ये समझिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि आपको कोई भी चीज, नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, लेकिन वो लिंक्ड है बहुत चीजों से। तो आप यह समझिए कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस चीज को, कोऑर्डिनेशन शब्द पर काफी दबाव है आपके, हर बयान में मैं देखता हूँ, ध्यान देता हूँ, कोऑर्डिनेशन शब्द पर बहुत दबाव। समन्वय विभागों के साथ, प्रशासन कुछ इशारा है क्या सरकारों से कोऑर्डिनेशन बनाना, और अपना आप कह रहे हो कि हाँ हम इस पर्टिकुलर पार्टी से हैं, इस पर्टिकुलर संगठन से हैं, इसलिए मेरे लिए कोऑर्डिनेशन बनाना। आप दूसरे दिशा में चल गए, पार्टी और ये सब को यहाँ है ही नहीं। समन्वय का मतलब होता है कि जैसे आप जाम की समस्या आप करते हैं, तो जाम की समस्या में क्या यातायात पुलिस या यातायात नहीं आता है, तो उसके साथ कैसे समन्वय बनेगा, यह एक विषय है। कई सड़कें होती है जो नगर निगम के माध्यम से बनती है, कई सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाती है, तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके चयन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ,
पूर्णिया शहर में मैं भी रह रहा हूँ पिछले 30 साल से। एक चीज मैं देखता हूँ, अंग्रेजी में एक शब्द है इनइक्वालिटी, कि कुछ मोहल्ले बहुत ही सुसज्जित हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे नाले हैं, अच्छे सड़क है, लाइट जलती है, लेकिन कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जो, अगर हम मुंबई दिल्ली की झुग्गियों की बात करें, उससे भी बदतर स्थिति है। माता स्थान की बात कर लें, इस तरह के और भी कई मोहल्ले हैं। हर गली, जो पोस्टमार्टम चौक के पास जो लोग बसे हैं, उनकी हालत देख लें, तो वो भी तो आखिर इसी नगर निगम के नागरिक हैं। उनके बारे में कोई मुद्दा, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई चर्चा आखिर क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारा जो बजट होना चाहिए वो सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सर्वग्राही होना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और प्रायोरिटी के हिसाब से भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका कहीं पर क्षेत्र है आपका, तो आप किस हिसाब से उसको अपना मानते हैं। आपका अगर 46 वार्ड है तो उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से तय चीजें होनी चाहिए, वहां के हिसाब से बजट होना चाहिए, वहां के हिसाब से एस्टिमेट बनना चाहिए, उस वहां के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, आप इसको बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ समन्वय और भागीदारी पर, इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जन भागीदारी नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर सत्ता है जब आप लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का कोई मतलब नहीं है, फिर ऑटोनोमस होने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपके बजट होने का कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप मान लीजिए गुलाब बाग में काम करना है या खुश्की बाग में काम करना है या कहीं और सिपाही टोला में काम करना है, तो वहां की प्रायोरिटी को तय करके उसके हिसाब से यदि आप बजट तैयार नहीं करोगे और वहां के लोगों को बजट का पता नहीं होगा, तो फिर उस हिसाब से इसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। गुलाब बाग का आपने नाम लिया, गुलाब बाग का एक मुद्दा मुझे याद आया जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। एक तो वहाँ मेला ग्राउंड का मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा की जो बाजार समिति है उसकी जो हालत है, उसको लेकर सभी लोगों ने वादा किया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हर तरह के नेताओं ने वादा किया है मेला ग्राउंड के लिए भी और साथ ही साथ बाजार समिति के लिए भी। लेकिन पिछले 20-25 साल से मैं उसकी हालत खराब होते हुए देख रहा हूँ, बेहतर होते हुए तो नहीं देख रहा हूँ। इसका मूल कारण वही ना, आपने कहा ना कि आप कोऑर्डिनेशन पर बहुत जोर देते हो, ये समन्वय का अभाव ही इसका मूल कारण है। क्योंकि देखिए, पॉलिसी आप बना सकते हैं, नीति निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी मतलब नीति का जब क्रियान्वयन होता है, तो उस क्रियान्वयन में आपको बहुत सारी एजेंसी काम करती है। आप इस विषय को समझ रहे हैं? आपकी भाषा काफी प्रोफेसर टाइप लगती है। क्या आपकी पढ़ाई? मैं लॉ से मास्टर डिग्री किया हूँ, मैं LLB किया हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। कुछ दिन शिक्षक के तौर पर? हाँ, शिक्षक के तौर पे भी कुछ दिन। आपकी भाषा से ऐसा लगता है कि शिक्षक है। चलिए, तो अब आपका आखिरी मैसेज जनता के लिए, अगर मैं अभी आपको डायरेक्ट कैमरा की तरफ करता हूँ और आपको जो भी जनता से अपने कहना हो कि जिस वजह से आपको लोग वोट करें और जो आपका विजन हो, आप अपना विजन बताइए। 2 मिनट का समय आपके लिए, आप बस विजन अपना बताइए, ऐसी भाषा में समझाइए, विद्यार्थी नहीं, आम लोग समझे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि विजन यही है कि हमारे शहर का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, समुचित विकास हो। इसके अंतर्गत कचरा प्रबंधन से लेके, ड्रेनेज सिस्टम से लेके, सफाई, शौचालय से लेके, आपका जाम की समस्या से लेके हर चीजें आती है। उसके लिए एक बेहतरीन प्लान करने की जरूरत है, जो नगर निगम का अपना कैबिनेट बैठता है, स्थायी समिति बैठती है, जो उसका बोर्ड बैठता है, उसका जो बजट होता है, उन सब बजट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रायोरिटी के आधार पर चीजें तय हो, प्राथमिकता के आधार पर चीजें तय होनी चाहिए, और फिर बैठ के निर्णय होना चाहिए कि किस वार्ड में किस तरह से कार्यों का निष्पादन किया जाना है। और मैं ये जानना चाहता हूं, जनता देखिए, अभी मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले कहा कि अभी जो मेरी प्रायोरिटी है सुंदर पूर्णिया का निर्माण। अब हमारा, अभी मैंने कहा ना कि अभी मैं भावी प्रत्याशी के रूप में ही हूँ, ठीक है। ये अभी हमने नॉमिनेशन भरा नहीं है, हम लोग चलते चलते अभी बात कर लेंगे। संभवतः 21 तारीख को करूंगा जी, संभवतः 21 तारीख को नॉमिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आनंद भारती जी, लंबे समय से एक संगठन से जुड़े हुए और इस समय में नगर निगम के चुनाव में उतर रहे हैं, मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहे हैं और कह सकते हैं कि रेस में काफी जो है मजबूत अपनी यहाँ पर एक पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। तो देखना है, आखिरी फैसला तो जनता को करना है। जनता जब घर से बाहर निकलेगी, मतदान करेगी और सभी के मुद्दे सुनेगी, उसके बाद मतदान करेगी, फिर जनता इनका परिश्रम है, उसका परिणाम जनता देगी। तो तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और देखते रहिए Say 24 लाइव। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।